नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की टॉप 5 खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, लेकिन नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी। कांग्रेस बोली अभी पिक्चर और भी बाकी है। दल बदलने के बाद मंत्रिमंडल से हटाए गए यशपाल आर्य, सीएम के पास रहेंगे सभी विभाग। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 विधानसभाओं के लिए घोषित किए अपने प्रभारी। सीएम धामी ने मेधावी छात्राओं को वितरित किए स्मार्टफोन। मुख्य सचिव एस एस संधू ने ली स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा, तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। तो टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में सियासी हलचल की। दरअसल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले ही प्रदेश की जो सियासत है वो अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में दल बदल का खेल इससे पहले भी देखने को मिला है और इस दौरान भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो नेताओं का दल बदल शुरू हो जाता है। अब बड़े नेताओं का दल बदल भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक को ला करके ये बताने की कोशिश की थी कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। राजकुमार जब बीजेपी में आए थे तो इन निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह और राम सिंह खेड़ा को भी बीजेपी में शामिल किया गया था। उसके बाद अब कांग्रेस ने भी एक झटका बीजेपी को दिया है। दरअसल बीजेपी की सरकार में, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे ने वापसी कर ली है कांग्रेस पार्टी में। आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में थे। काफी पुराने वरिष्ठ नेता हैं यशपाल आर्य, और उसके बाद वो बगावत करके बीजेपी में चले गए थे। लेकिन अब जैसे ही 2022 का चुनाव नजदीक आया तो कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, उन्होंने अपना कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके और बेटे के साथ वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, हरीश रावत मौजूद थे, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और इन सभी की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य, दोनों ही विधायक हैं, एक बाजपुर से और एक नैनीताल से, दोनों ने ही कांग्रेस पार्टी में अपनी वापसी कर ली है। उनकी वापसी से कांग्रेस पार्टी का उत्साह भी 7वें आसमान पर है। कांग्रेस नेताओं का कहना यह है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में पिक्चर अभी और भी बाकी है। यानी कि कांग्रेस का साफ तौर पर संदेश है कि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है, जो लोग नाराज हैं। और चुनाव से पहले उन लोगों के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि इससे पहले जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उससे पहले काफी 9 विधायकों ने जो बगावत की थी कांग्रेस से और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद कई और लोग बीजेपी में चले गए। लेकिन अब उन्हीं लोगों की क्या वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है, इस पर भी चर्चाएं प्रदेश में अब तेज हो चली हैं। इससे पहले भी यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय डिप्लोमेसी होती है, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी होती है, लेकिन वो सब अब फेल होती हुई नजर साबित हुई है, क्योंकि अब यशपाल आर्य और उनके बेटे चले गए हैं कांग्रेस पार्टी में। दूसरी खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई। यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं बीजेपी की सरकार में। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में, यशपाल आर्य एक मंत्री पद पर थे, उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से पहले जो बातें सामने आई थी निकाल करके, वो ये थी कि यशपाल आर्य ने अपना इस्तीफा भेज दिया है और उनके बेटे संजीव आर्य ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। क्योंकि संजीव आर्य तो विधायक थे, लेकिन यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री थे। अब वो क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल से भी हट गए हैं, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था, मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेजा था, लेकिन उनका इस्तीफा सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। और उसके बाद अब मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने यशपाल आर्य को पद मुक्त करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। क्योंकि यशपाल आर्य के पास परिवहन मंत्रालय था, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी मंत्रालय था। काफी महत्वपूर्ण विभाग यशपाल आर्य के पास थे। और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर अब ये आदेश दिए हैं कि यशपाल आर्य को जो आवंटित किए गए थे विभाग, और वो सभी अब मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के तौर पर रहेंगे। यानी कि फिलहाल ये सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। अब क्योंकि चुनाव में समय भी बेहद कम बचा हुआ है, 1.5-2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इन 1.5-2 महीने के लिए क्या सरकार किसी नए व्यक्ति को, किसी नए विधायक को मंत्री बनाएगी, या फिर ये विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे? ये सरकार की बात है, वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल यशपाल आर्य ने बीजेपी को एक झटका जरूर दे दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि यशपाल आर्य के चले जाने से, उनके बेटे के चले जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। दरअसल आम आदमी पार्टी भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इसी बीच अब खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया, उन्होंने उत्तराखंड की 8 विधानसभाओं के लिए जो पार्टी के प्रभारी हैं, 8 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अब तक आम आदमी पार्टी 22 विधानसभाओं में अपने प्रभारी बना चुकी है। हालांकि प्रत्याशी क्या ये लोग होंगे या नहीं होंगे, इस पर बाद में फैसला होगा, लेकिन फिलहाल प्रभारी इन लोगों को बनाया गया है। प्रेस वार्ता करते हुए दिनेश मोहनिया ने बताया कि जो प्रभारी बनाए गए उनके नाम मैं आपको बता दूं तो धनौल्टी विधानसभा से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर से डिम्पल सिंह, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, भगवानपुर से प्रेम सिंह, मंगलौर से नवनीत राठी, कपकोट से भूपेश उपाध्याय, चंपावत से मदन महर और नानक मत्ता से सुनीता राणा को
प्रभारी बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जितने भी प्रभारी बनाए गए हैं अपने अपने क्षेत्र में सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो विजन है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और 2022 के लिए पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2021 की परीक्षाओं में हर जिले में 10वीं और 12वीं में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। ये मेधावी छात्राएं ब्लॉक स्तर पर जो प्रथम आने वाली, ब्लॉक स्तर पर टॉप करने वाली मेधावी छात्राएं थी, मेधावी बालिकाएं थी, इनको सम्मानित किया। सम्मान के रूप में इनको स्मार्टफोन वितरित किए गए। जनता दर्शन हॉल में सीएम आवास में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाल कल्याण निधि के अंतर्गत संचालित जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, इसमें टॉपर छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जल्द ही मैत्रेयी नाम से छात्राओं के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम भी प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। सरकार ने युवाओं के हित में कई तरह के निर्णय लिए हैं। फिर से उन्होंने वही बात कही कि 24,000 जो पद हैं उनको भरने का काम हम कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को हमने निःशुल्क कर दिया है आने वाले एक सत्र तक, और अब छात्राओं के लिए भी हम लगातार काम करेंगे। तो छात्राओं को, जो मेधावी छात्राएं थी 2021 के परीक्षा परिणाम में जो टॉपर थी ब्लॉक स्तर पर, उनको स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो स्मार्ट सिटी के काम है इनको अपने समय सीमा के अंतर्गत समय से पूरा कर लिया जाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। साथ ही जो स्मार्ट सिटी का काम है इससे आम जनता को होने वाली जो परेशानियां हैं इनको कम किया जाए, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में किया जाए। एक काम के पूरा होने के बाद ही दूसरे काम को शुरू किया जाए। सभी काम अपने युद्ध स्तर पर करते हुए 3 शिफ्टों में लगातार काम किया जाए, ये भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। और ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में प्रत्येक रूट पर एवरेज ऑक्यूपेंसी का अध्ययन किया जाए और जिन रूट्स में बसों के बढ़ाने की आवश्यकता है उनमें बसों को बढ़ाया भी जाए। तो ये तमाम बातें स्मार्ट सिटी के समीक्षा बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने की है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।